नमस्कार साथियों, मैं स्पार्क इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको अभी 2 दिन पहले वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि मैं आपको एक ऐसी प्रतिभा से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने अपनी बहुत छोटी सी उम्र में बहुत सारी लक्ष्य हासिल किए हैं। तो मिलिए आप श्रीमान ऋषभ जी जैन से, जो आपके सामने उपस्थित हैं। और जो ऋषभ जी जैन जी हैं, हमारे जो मित्र रहे हुए हैं, यहीं के हैं। और इन सर जो है, इनकी जो स्कूलिंग लाइफ हुई है वो हमारे साथ ही हुई थी, हायर सेकेंडरी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से। और इनकी जो प्रतिभा है जो आज चमक रही है आपके सामने, वो यहाँ से ही नहीं है। जब से ये स्कूल लाइफ से चल रहे हैं तभी से इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया है। और आज ऋषभ सर एसआई का एग्ज़ाम क्लियर करके एसआई बन चुके हैं। और आरएस मेंस का भी इनका एग्ज़ाम हो गया है और इंटरव्यू बाकी हैं। और इसके अलावा ऋषभ सर हमारे क्षेत्र में, आसीन क्षेत्र में बदनौर के रहने वाले हैं। और ऋषभ सर ने अपनी जो कॉलेज लाइफ है वो जयपुर से पूरी की है। और इसके साथ ही मैं अब ऋषभ सर से जानना चाहूँगा कि उनका सफ़र कैसे रहा इस एसआई तक आने में। हाँ सर, तो बताइए कैसे क्या रहा आपका। जैसे कि शुरुआत से ही मेरा था कि मैं या तो किसी प्रशासनिक पद पर पहुंचूं या पुलिस के अंदर पहुंचूं। तो उसके अंदर जैसे मैंने अपनी तैयारी जो थी ग्रेजुएशन के साथ ही शुरू कर दी थी और निरंतर प्रयास मैंने अपना जारी रखा। और मुझे सफलता, हो सकता है थोड़ा समय अधिक लगा उस सफलता के लिए, पर अंततः मैं सब इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हूँ। ठीक है सर। जैसे कि मेरा मतलब अधिकतर बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि अपन बाहर जाके पढ़ाई करें या फिर अपन लोकल क्षेत्र में कॉलेज लाइफ करें। देखिए, जब मैंने अपनी 12th पास की थी तब जैसे मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं पुलिस सर्विसेज या प्रशासनिक सेवा के अंदर जाऊं। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगे कि मुझे बाहर निकलना चाहिए, कोई कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। इसके लिए मैं जयपुर गया, वहाँ मैंने अपनी कॉलेज भी कंप्लीट की और उसके साथ साथ अपनी कोचिंग भी जारी रखी। पर अगर अब जैसे कि परिस्थितियाँ बदल चुकी है, अगर हम अब तो हमारे यहाँ पर आसिन के अंदर भी कोचिंग के रूप में विकल्प हैं। तो अगर व्यक्ति अगर तैयारी करना चाहता है, कोई भी अभ्यर्थी, तो वो यहाँ रहकर भी कर सकता है सर। जैसे कि सर ये सारी चीज़ें हैं, पर एक बच्चों के सामने एक दुविधा रहती है हमेशा कि जैसे वैकेंसी आती हैं और वैकेंसी के बाद एग्ज़ाम तक जो बहुत लंबा समय होता है, उसमें रेगुलर पढ़ाई करने के लिए बच्चे कैसे अपने मोटिवेशन को लगातार बनाए रखें और रेगुलर तैयारी करें। सर, मैं जैसे एक चीज़ जो मैंने महसूस की है वो ये है कि वर्तमान समय में जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। वैकेंसी बहुत ही कम संख्या में निकलती है और तैयारी करने वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि वैकेंसी आकर चली भी जाएगी पर आपका चयन नहीं होगा। तो सबसे पहले जो 1 साल से 1.5 साल की जो तैयारी होती है वो किसी भी अभ्यर्थी को करनी चाहिए। और उसके बाद जब वैकेंसी आएगी तो उसका अंतिम रूप से चयन भी हो सकता है उसका। तो मोटिवेशन तो सर अंदरूनी होता है कि हमारे कुछ ड्रीम होते हैं, घर वालों के भी ड्रीम होते हैं। तो उस वजह से मोटिवेशन सर हमेशा बना ही रहता है। और मुझे ऐसा ही लगता है कि अंदरूनी मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय बाहरी मोटिवेशन से। जी सर। इसके अलावा सर जैसे बच्चे तैयारी तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि तैयारी के दौरान बच्चों को अपना स्वयं का मूल्यांकन कैसे करें, उसके लिए कोई टिप्स। क्योंकि वो तैयारी करते हैं, बहुत सारी गाइड उनके पास होती है, नोट्स होते हैं, लेकिन उनको अपना स्वयं का मूल्यांकन कैसे करें कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है। देखिए सर, कोई भी अभ्यर्थी हो तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उससे जो संबंधित एग्ज़ाम है उसके विशेषज्ञ से एक बार कांटेक्ट करना जरूर चाहिए कि हमें क्या कंटेंट पढ़ना है और क्या कंटेंट छोड़ना है। क्योंकि कंपटीशन एक ज्ञान का समुद्र की तरह हम कह सकते हैं, जिसके अंदर सब कुछ पढ़ना अनिवार्य नहीं है। उसमें क्या क्या कंटेंट छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमें अंतिम रूप से चयन लेना होता है। तो हमें पहले जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ ही अगर स्वतः मूल्यांकन की अगर हम बात करते हैं तो आपकी तैयारी, किसी भी अभ्यर्थी की एक लेवल पर तैयारी हो जाती है, उसे लगता है कि अब मैं एग्ज़ाम देने लायक या टेस्ट देने लायक हो चुका हूँ, तो उसे किसी नज़दीकी कोचिंग संस्थान से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन जरूर करनी चाहिए और अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है उसे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि वह जो कई बार ओएमआर शीट को भरने में जो गलतियाँ होती है उससे कई बार बचा जा सके। तो इस प्रकार से किया जा सकता है।
और सर जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है बार बार, जैसे राजस्थान में अभी चुनावी माहौल आया तो बहुत सारी वैकेंसियाँ आएगी, पटवारी सारी वैकेंसियाँ। तो उन वैकेंसियों में क्या होता है कि बच्चा पहले तैयारी नहीं करता है, जैसे ही वैकेंसी आती है 2 महीने रहे फिर तैयारी स्टार्ट करता है। तो आपके हिसाब से सर तैयारी कब स्टार्ट कर देनी चाहिए बच्चे को? सर जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी जो परिप्रेक्ष्य बना हुआ है कंपटीशन को लेकर, सभी अभ्यर्थी जो होते हैं या कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, वो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लगे। तो कंपटीशन को देखते हुए जो कॉलेज लाइफ होती है उसके अंदर निश्चित रूप से कॉलेज लाइफ का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसे प्रत्येक स्टूडेंट को गंभीरता से अपनी कॉलेज की स्टडीज़ करनी चाहिए। पर सर जैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो रहा है, मैंने जैसे 3 साल जो जयपुर के अंदर कोचिंग की, तो उसके कॉलेज की, तो उसके अंदर मुझे ये फील हुआ कि मैंने कॉलेज को 3 साल टॉप भी किया, परंतु इसके साथ साथ भी मैंने अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी को जारी रखा। तो फाइनल ईयर के अंदर मैंने सब इंस्पेक्टर का रिटर्न एग्ज़ाम उसी समय क्वालिफाई कर लिया था। तो मुझे लगता है कि सर कॉलेज का जो टाइम होता है वो हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, तभी से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी कंपटीशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो तैयारी तो उसी समय से की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी सर। तो इसके अलावा सर जैसे बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं, मतलब हर एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, प्रत्येक एग्ज़ाम बच्चा देता है। तो कई बार बच्चे को अलग अलग एग्ज़ाम देने के कारण, मतलब ज़्यादा एग्ज़ाम देने के कारण निराशाएं बहुत झेलनी पड़ती है। तो बच्चा इन निराशाओं को अपने मोटिवेशन में कैसे बदले? सर जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी भी अभ्यर्थी को पहले अपना एक गोल डिसाइड करना चाहिए कि मुझे बनना क्या है। तो निश्चित रूप से उसकी तैयारी जो रहे हमेशा उसको ध्यान में रखते होती रहे। पर अगर साइड में, क्योंकि हमारे राजस्थान के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो राजस्थान पुलिस हुआ, पटवारी हुआ, कांस्टेबल हुआ, टीचर्स के एग्ज़ाम हुए या सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हुए, इनके सबके सिलेबस सेम होते हैं। तो वो सारे एग्ज़ाम दे सकता है, पर कई बार ऐसा होगा कि सारे एग्ज़ाम देने में या फिर शुरुआती दौर जो रहता है तैयारी का, उसके अंदर निराशाएं हाथ लगती है। इसके अंदर मैं स्वयं का खुद का एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ और कुछ मेरे मित्रों का भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे मैंने अपनी लाइफ का पहला एग्ज़ाम दिया था कांस्टेबल का, मैं उसके अंदर क्वालिफाई नहीं हो पाया, पटवारी में क्वालिफाई नहीं हो पाया, वीडियो में क्वालिफाई नहीं हुआ, LDC में क्वालिफाई नहीं हुआ। पर ये जो निराशाएँ थी, इसको मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी मुझे इन निराशाओं ने दी कि अब जो अगला एग्ज़ाम आ रहा है उस एग्ज़ाम को मुझे अच्छे से फाइट करना है और उसको सेलेक्ट होना है उसके अंदर। तो शायद इसी की बदौलत मैं एक अच्छे पद पर अभी पहुंच पाया हूं और मेरी अभी जो अभिलाषाएं हैं या जो इच्छाएं हैं वो और भी ऊपर एग्ज़ाम तक पहुंचने की हमेशा रहेगी सर। जी सर, ये चीज़ तो है ही है कि बच्चे को अपनी निराशाओं को सफलता में बदलने के लिए हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए और निराशाओं को अपना पहला कदम मानना चाहिए जी, ये होना चाहिए। इसके आगे बच्चों का अधिकतर बार सवाल रहा है सर कि जैसे ग्रामीण एरिया के जो भी बच्चे हैं, राजस्थान में 70% ग्रामीण एरियाज़ हैं, तो उसके हिसाब से बच्चों को मतलब पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। एक 18-19 साल के बच्चे पे बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां हो जाती है। उनके जो पेरेंट्स हैं उनको जिम्मेदारियां मतलब मजबूरियों में थोप दी जाती है कि आपको कमा के लाना है, देना है। तो उन पारिवारिक जिम्मेदारियों को कैसे निभाए बच्चा और साथ में एजुकेशन करे? सर इसके अंदर जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं मानता हूँ, इसके अंदर आपकी एज जितनी कम है उतना आप ज़्यादा स्वतंत्र हैं पढ़ने के लिए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ आपके पास सामाजिक जिम्मेदारियाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी आती रहेगी। अगर आप ऐसे परिप्रेक्ष्य से आते हैं कि अगर आप जल्द से जल्द जॉब नहीं लगते हैं तो आप बड़ी तैयारी या कुछ अच्छे एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप छोटे छोटे स्टेप्स से तैयारी करें। पहले एक जॉब अपने हाथ में लें। जब आपके हाथ में एक जॉब आ जाती है तो आपका पारिवारिक जो प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और अगर जहाँ तक मैं ये देखता हूँ कि जो पारिवारिक समारोह भी कई बार हमारे होते हैं, कोई शादी समारोह होते हैं, तो मैं तो हमेशा से यही मानता हूँ कि स्टूडेंट को अपनी तैयारी के दौरान उनसे बचना चाहिए, क्योंकि अभी जो आपका कॉलेज के टाइम का 3 से 4 साल का समय रहेगा, ये आपका गोल्डन टाइम है। अगर इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के अंदर या प्रिपरेशन के अंदर देंगे तो आप 3 से 4 साल के अंदर नौकरी कर लग के बाहर निकल जाएंगे इससे। पर अगर आप इसी के अंदर अन्य जो चीज़ों को हावी होने देते हैं तो आपके सिलेक्शन में समय अधिक लग सकता है और शायद हो कि सिलेक्शन मुश्किल भी हो जाए। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आपको पारिवारिक जो समारोह होते हैं उन्हें छोड़ना चाहिए, उससे बचना चाहिए, पर
कोई अति हो जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट समारोह हो आपके परिवार में, तो उसे आप अटेंड करें। बाकी अनावश्यक जो परेशानियां हो सकती है उससे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके अलावा सर जैसे मैंने देखा है कि आप जैन समुदाय उनसे बिलोंग करते हो, तो जैन समुदाय के अंदर अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होने के बावजूद आपने ये पुलिस के अंदर बेल्ट की नौकरी क्यों चुनी? सर आपका प्रश्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर जो सर मेरा इसके अंदर नज़रिया रहा है, और क्योंकि मैंने एथिक्स को पढ़ा अपनी तैयारी के दौरान, तो उसके अंदर मैंने देखा कि एक पश्चिमी विचारक थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको 100 व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए 2 व्यक्तियों के साथ अगर हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा जायज़ होती है। जो पुलिस की भूमिका है समाज के अंदर है वो है सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जो भी समाज का वंचित वर्ग है या महिलाएं हैं उनकी रक्षा करना। तो उनकी रक्षा के लिए अगर मुझे एट द टाइम उस मॉब को कंट्रोल करने के लिए हिंसा करनी पड़ती है तो वो जायज़ होगी। बाकी सर हम जैसे स्मार्ट पुलिसिंग की अगर जब बात कर रहे हैं तो हम वैसे भी लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करके, लोगों से बातें करके, सोशल इंटेलिजेंस को लेकर आकर अपनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंसा वैसे अब इतना ज़रूरी नहीं रहा है पुलिस के अंदर, वो अंतिम विकल्प होता है, पर लोगों की रक्षा के लिए वो भी अपनाया जाता है सर। तो मुझे लगता है सर उस कंडीशन के अंदर हिंसा भी जायज़ हो सकती है। और सर एक मतलब लोकल समस्या है जो ग्रामीण बालकों के साथ ज़्यादातर होता है अधिकतर टाइम, कि जो बालक है वो जैसे ही पढ़ाई शुरू करता है, कॉलेज लाइफ में जाता है, तो उसका समाज और उसका परिवार, उसके माता पिता, उसके अदर गार्जियंस सारे ये आशाएं करने लग जाता है कि हमारा जो विद्यार्थी बालक है वो अगर पढ़ाई कर रहा है तो उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि मेरा बालक गवर्नमेंट जॉब लगेगा, सरकारी जॉब लगेगा। तो आपके हिसाब से सर क्या शिक्षा जो है ग्रहण करना एक सरकारी नौकरी है के लिए ही है, या फिर इसका कोई गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई और उद्देश्य हो सकता है? सर जहाँ तक मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से अभी समाज की और परिवार की जो अपेक्षाएं हैं वो सरकारी नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा होती है। सभी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लगे, पर एक फैक्ट के रूप में अगर मैं बात करूँ तो जैसे राजस्थान की अभी बेरोजगारी दर 28% है, और उसके अंदर जो वैकेंसीज आती है बहुत ही नाम मात्र की आती है। तो केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार का विकल्प हो, ये तो किसी परिस्थिति में सही नहीं हो सकता। पर अगर आपकी तैयारी ईमानदारी से होती है, मजबूती के साथ होती है, तो आप अपनी लाइफ के अंदर और भी कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो मैं राजू सर है, तो उनकी कोचिंग में भी आप टीचर्स की भूमिका के रूप में हो सकते हैं। या आप किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं तो आपके दिमाग के इतने ज़्यादा एस्पेक्ट खुल चुके होते हैं कि आप एनालिसिस कर पाते हैं, आप किसी भी बिजनेस के अंदर हों। तो मुझे लगता है कि सर रोजगार प्राप्त करने का अंतिम विकल्प केवल सरकारी नौकरी नहीं है, निजी जीवन में भी किया जा सकता है। और अन्य रूप से हम देखा जाए तो समाज के प्रति हमारा दृष्टिकोण काफ़ी परिपक्व होता है हमारी तैयारी से, तो ये हमारी पूरी लाइफ के अंदर काम आता है सर। तो सर और इसको अगर अपन चेंज करना चाहे, जैसे अब अपन अकेले तो चेंज नहीं कर सकते, क्या मुहिम हो सकती है कि भाई इसको अपन चेंज कर सकते हैं? एज ए एक अभी तो मैं एक कैंडिडेट हूँ, एक सब इंस्पेक्टर हूँ, तो मैं तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। बाकी मुझे लगता है कि अगर जो स्टार्टअप्स हो सकते हैं, अगर उसकी तरफ ध्यान दिया जाए तो इससे क्रांति आ सकती है। ठीक है सर। और सर जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं अधिकतर टाइम, तो पढ़ाई के दौरान मतलब जो गेम्स होते हैं, आजकल योगा का और गेम्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो पढ़ाई के साथ साथ गेम्स और इनका कितना योगदान होना चाहिए ताकि आप फ्रेशली पढ़ाई कर सकें? सर मेरा ये मानना है कि जितना पढ़ाई के लिए मस्तिष्क का इम्पोर्टेंस होता है, उसके साथ साथ ही पैरेलल शारीरिक फिटनेस का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि मैं जैसे अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो सर, जैसे मैं मॉर्निंग से पढ़ता हूँ और शाम को जब 4-5 बजे तक पढ़ता रहता हूँ, तो उसके अंदर मुझे ऐसी दिक्कत लगती है कि अब मेरा दिमाग थक चुका है, तो उसके अंदर मुझे स्पेशली जिम करना अच्छा लगता है, तो मैं जिमिंग करना प्रेफर करता हूँ। बाकी कोई भी अभ्यर्थी हो, उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए तथा अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि उसे गेम्स का सहारा लिया जा सकता है, योग का सहारा लिया जा सकता है, जिमिंग या जैसा भी उसे सूटेबल लगे उसका सहारा लिया जा सकता है, उसे लेना भी चाहिए सर। अब सर मैं एक क्वेश्चन आपको पुलिसिंग के उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, जो मतलब अधिकतर विद्यार्थियों का रहता है कि पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थी फिजिकल का कितना ध्यान रखना चाहिए कि मुझे
पढ़ाई के साथ, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन जो होगा अगर एसआई में, राजस्थान पुलिस में और किसी फिजिकल वाली वैकेंसी में, तो पेपर और फिजिकल दोनों डिसाइड करते हैं। तो आप अगर मतलब बच्चों को एसआई का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल का कितना ध्यान रखना चाहिए? देखिए सर, ये जो फिज़िकल का एग्ज़ाम होता है किसी भी वैकेंसी के अंदर या किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, ये अभ्यर्थी के ऊपर निर्भर करता है। अगर अभ्यर्थी को लगता है कि मैं ऑलरेडी फिज़िकली फ़िट हूँ, तो वे इस फिज़िकल वाली तैयारी पे थोड़ा सा कम ध्यान देकर अपने रिटर्न पर ज़्यादा ध्यान दे सकता है। और किसी के को लगता है कि मैं फिज़िकली फ़िट नहीं हूँ, तो उसे अपना तैयारी के दौरान ही फिज़िकल फ़िटनेस पे भी ध्यान रखना चाहिए। सर, जैसे मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव अगर शेयर करूँ, तो मैं फिज़िकली फ़िट बहुत कम था। मुझे पता था कि मैं फिज़िकल पास नहीं कर पाऊँगा अगर मैं इसी अपनी हैबिट के अंदर रहता हूँ या इसी तरह से अपने खान-पान को रखता हूँ। तो मैंने अपनी जो रिटन एग्ज़ाम था उसी के साथ-साथ कुछ फिज़िकल फ़िटनेस की एक्टिविटी को भी जारी रखा। तो उसकी वजह से मुझे कहीं न कहीं मेरा जो मेंटली स्ट्रॉन्ग हो रहा था या फिज़िकली भी मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा था, उससे मेरी पढ़ाई में कंसंट्रेशन पावर भी मेरी बढ़ रही थी। पर इसके साथ-साथ ही मुझे ये भी पता था कि मुझे रिटन एग्ज़ाम तो मैं पास कर लूँगा, पर मुझे फिज़िकल में दिक्कत आ सकती है, तो मुझे तैयारी उस समय ही मैंने जारी रखी। तो सर, ये हर एक अभ्यर्थी पे या पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि उसे फिज़िकल की तैयारी कब करनी चाहिए। यानी कि एजुकेशन के साथ उस पे खुद पे निर्भर करता है छात्र के कि उनको फिजिकल की तैयारी करनी जी। चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एक और प्रश्न है सर कि अधिकतर बार अभी मैं जैसे इस कोचिंग लाइन में हूँ, तो मैं देखता हूँ कि छात्र बोलता है कि मैं सर 16 घंटे मेरी सीटिंग है, 15 घंटे सीटिंग है, मैं 15 घंटे तक पढ़ता हूँ। तो सर, आज के विद्यार्थी को आप क्या बताना चाहेंगे कि आपके 15 घंटे ज़्यादा मायने रखते हैं या फिर आपकी सारगर्भित पढ़ाई मायने रखती है? तो निश्चित रूप से सारगर्भित पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि व्यवहारिक रूप से मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि कोई अभ्यर्थी 15 घंटे पढ़ पाता होगा या 18 घंटे पढ़ पाता होगा। तो आप सारगर्भित पढ़ाई करें। आपको निश्चित रूप से, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं एक टाइम पे 2.5 से 3 घंटे से ज़्यादा सिटिंग नहीं कर पाता हूँ। मुझे बीच में छोटा सा ब्रेक की ज़रूरत होती है, उसके अंदर मैं अपने गार्जियन से बात कर लेता हूँ, अपनी फैमिली से बात कर लेता हूँ, या कहीं यूट्यूब पे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है उसे देख लेता हूँ। तो उसकी भूमिका रहती है। पर हाँ, जब आपका एग्ज़ाम होने वाला हो, उसका जो 1 से 2 महीने पहले का टाइम है, उसके अंदर आप पूरी तरह से खुद को झोंक दीजिए। आप 15 घंटे दे सकते हैं, आप 15 घंटे दीजिए। आप 18 घंटे दे सकते हैं, आप 18 घंटा दीजिए। पर अपने टाइम टेबल को इतना ही बनाइए, इतना आदर्श मत बनाइए कि आप आगे जाके उसे फॉलो ही नहीं कर पाए। आप 2 दिन पढ़ें और फिर कहें कि यार ये तो पढ़ ही नहीं पा रहा। तो प्रैक्टिकल टाइम टेबल भी होना चाहिए, और एग्ज़ाम टाइम पे आप निश्चित रूप से इसे फॉलो कर सकते हैं कि आप 12 घंटे से भी अधिक पढ़ाई करें। और सर, जैसे हाँ मतलब सारगर्भित पढ़ाई होनी चाहिए, पर क्या होता है कि सर राजस्थान में वैकेंसियाँ बैक टू बैक चलती है। हर महीने में नई वैकेंसी आती है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं किस वैकेंसी की तैयारी करूं। तो आपके हिसाब से सर, बालकों को अपने माइंड के हिसाब से कौन सी वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए? इसके अंदर सर मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले अभ्यर्थी को अपना पोटेंशियल देखना चाहिए कि मैं किस एग्ज़ाम के लिए बना हूँ। उस एग्ज़ाम की उसे तैयारी पूरी तरीके से करनी चाहिए। मतलब प्रायोरिटी के अंदर वो एग्ज़ाम ही सबसे पहले होगा। जैसे मेरे लिए सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम अब हमेशा मेरे लिए प्राथमिकता में रहा, आरएस का एग्ज़ाम मेरी प्राथमिकता में रहा। पर अगर मुझे लगता है, क्योंकि जो सारे एग्ज़ाम होते हैं उनका सिलेबस लगभग सेम होता है, तो लास्ट टाइम पे वो चाहे तो उस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है, परंतु अपने मेन गोल से वो अगर भटकता है तो उसके हाथ में ऐसा मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा 6 महीने बाद एसआई का एग्ज़ाम है और 3 महीने बाद पटवारी का एग्ज़ाम है, और आपको लगता है कि नहीं मैं एसआई के लिए बना हूँ, तो आप पटवारी का एग्ज़ाम ज़रूर दें, पर आप हमेशा अपनी तैयारी को एसआई के अकॉर्डिंग ही। ये तो है सर, जैसे तैयारी उनको अपने खुद के कॉन्फिडेंस पे और उसके आधार पे करनी चाहिए। पर एक सवाल और कि सर, कितने समय तक तैयारी करनी चाहिए बालकों को? जैसे कोई एसआई की तैयारी करना चाहता है तो उसको लगभग कितना समय सिलेबस कवर करने में लग सकता है, या अपनी पूर्ण सिलेबस को एक भूमिका बनाने में लग सकता है? जहाँ तक मुझे लगता है, राजस्थान के छोटे से छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े से बड़े एग्ज़ाम के लिए 1 से 2 साल का समय जो होता है सफिशिएंट होता है। तो अगर अभ्यर्थी उस 2 साल को अगर सीरियसली तैयारी कर लेता है, तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं बचता जिसे वह पास ना कर पाए या क्लियर ना कर पाए। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि ये एक कुआं है, अंधा कुआं है। अब जल्द से जल्द इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आप ये मत देखिए कि इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मैं अगले में दूंगा, उसमें नहीं हुआ तो अगले में दूंगा। नहीं, मुझे पहले के अंदर करना है। आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पे होना चाहिए, आपकी तैयारी भी उसी लेवल पे होनी चाहिए। हाँ सर, ये बात तो सही है
और सर जैसे आजकल हर जगह कोचिंग, जैसे आप जब अपन साथ में पढ़ते थे तब अपने क्षेत्र में कोचिंग संस्थान का प्रचलन नहीं था, लेकिन आज के समय कोचिंग संस्थान हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो कोचिंग की जो भूमिका होती है आपके सिलेक्शन के अंदर कितना योगदान देती है सर? देखिए कि जो मैंने अनुभव किया है कि कोचिंग की वजह से ही सिलेक्शन होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये मैं अभी भी आपको बताता हूँ कि कोचिंग की वजह से ही सिलेक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर कोचिंग आपकी जर्नी को काफ़ी आसान बना देता है, क्योंकि आपको बहुत बड़ा सिलेबस एक कंसाइज फॉर्मेट के अंदर करना भी होता है, एक निश्चित समय के अंदर करना होता है। आपको कंपटीशन की दुनिया के अंदर बहुत सारा पढ़ने का मैटर है, आपको क्या पढ़ना है ये गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको, मुझे लगता है कि कोचिंग की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी ली थी। तो कोचिंग की हेल्प लेनी चाहिए, पर मैं इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा कि कोचिंग के बिना सिलेक्शन नहीं होता, पर कोचिंग अगर आप करते हैं तो आपकी जर्नी काफ़ी आसान हो जाती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है सर। जैसे सर आप अब रेगुलर पुलिस से जुड़ गए हो, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी जो अपने जो राजस्थान है वहाँ पे बहुत मतलब वायलेंस चल रहा है चीज़ों का, जैसे महिला अपराध हो गए और दूसरी चीज़ें हैं, तो उनको रोकने के लिए समाज की क्या भूमिकाएं होनी चाहिए जिनसे समाज सीखे कि हमें इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? सर इसका अगर हम एक लाइन में उत्तर दें तो वो होता है कि शिक्षा। जब समाज में शिक्षा आ जाती है और बेरोजगारी की दर कम होने लगती है तो अपराध अपने आप कम होने लगते हैं। और अगर एज अ पुलिस ऑफिसर अगर मैं बात करूं तो समाज के अंदर पुलिस ऑफिसर अगर लोगों के साथ इंटरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं, जो CLG मीटिंग्स होती हैं हम उसके अंदर अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाते हैं, लोगों पुलिस पब्लिक रिलेशन को इम्प्रूव कर पाते हैं, तो उसकी वजह से अगर पुलिस और समाज के लोगों की अगर दोस्ती होगी तो, क्योंकि क्राइम जो होता है वो समाज से ही होता है, तो हमें उस क्राइम के बारे में पहले भी पता चल सकता है और हम उसको रोकने के लिए अच्छा कदम भी उठा सकते हैं। जैसे वुमेन रिलेटेड क्राइम्स हैं अगर सर, तो अगर उसके अंदर हम जैसे अगर एजुकेशन को प्रमोट करें, एजुकेशन के साथ साथ वुमेन को अपने राइट्स के बारे में पता चल रहा है, तो अपने आप वुमेन रिलेटेड क्राइम में कमी आने लगेगी। तो इस प्रकार से हम सर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सर आपका सपना तो ऐसे ही रहा हुआ है, लेकिन आपका भी ऐसे मैंने मतलब सुना है कि RS मेंस क्लियर है, आपका इंटरव्यू बाकी है, शायद इसी महीने में होगा। तो क्या फिर आप पुलिस छोड़ के RPS ज्वाइन करेंगे या RS? मेरा जो सपना रहा है हमेशा पुलिस सर्विसेज रहा है, तो पुलिस के अंदर मैं जितने उच्चतम पद पर जा सकता हूँ मेरी कोशिश हमेशा वही रही। अभी जैसे मेरा RS का मेंस भी क्लियर हुआ है और मेरी हमेशा प्राथमिकता RPS के रूप में ही रहेगी, तो मैं निश्चित रूप से RPS को ज्वाइन करूँगा। और अगर मुझे मौका मिलता है और मैं IPS बन पाता हूँ तो मैं RPS को छोड़ के IPS को जो आपका सर जज्बा है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि मेरे एक मित्र ज़रूर IPS होंगे आने वाले समय में। और इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का, और सर के साथ हम विदा लेते हैं। और सर अंतिम शब्दों के रूप में कुछ कहेंगे अपने को? सबसे पहले तो स्पार्क इंस्टीट्यूट की पूरी टीम और पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे अपने मंच पर आमंत्रित किया और अपनी बात कहने का और अपने छोटे भाई बहनों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मुझे एक मंच प्रदान किया। मैं स्पार्क की जो टीम, सोनू सर, शिव सर, राजू लाल जी सर और कैलाश सर का धन्यवाद अर्पित करता हूं। धन्यवाद।